Good morning, everyone. So, today we are going to study periodic classification of elements. This is chapter 5 of class 10th. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं. सबने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा. उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. कुछ अर्थ की क्रस्ट से फाइंड होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं. तो इस तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास. हम पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे एलिमेंट्स की. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं. हमारे पास इस टाइम पे 114 एलिमेंट्स हैं जो इस टाइम पे फाइंड किए जा सकते हैं. और अभी 114 एलिमेंट्स को याद करना, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसलिए इस टाइम पे साइंटिस्ट ने एक मेथड निकालने की कोशिश की जिनसे उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मान लीजिए किसी के पास कुछ मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं तो उनको एक ग्रुप में कर दिया, कुछ नॉन मेटल्स हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया. इस तरह सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश की. तो हम पहले इसके अर्लियर अटेम्प्ट्स पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह का मेथड डिवाइस किया. सारे नहीं पढ़ेंगे, काफी मेथड्स थे जो मेथड्स पर्टिकुलरली काफी फेमस हुए थे और थोड़े से अच्छे मेथड्स थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जब सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था तब सिर्फ हमारे पास 30 एलिमेंट्स थे. ठीक है, 30 एलिमेंट्स थे. तो उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक मेटल्स के ग्रुप में और एक नॉन मेटल्स के ग्रुप में. मेटल्स के ग्रुप में वो एलिमेंट्स थे जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज थी, कंडक्टिविटी के बेस पे, ऐसी चीजों के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया, इनको ग्रुप किया गया. लेकिन बाद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए जिसमें ना तो मेटल की प्रॉपर्टी थी और ना ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी. उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स कहते हैं, कि जिनमें मतलब कि ना तो वो प्रॉपर मेटल है ना प्रॉपर नॉन मेटल है, दोनों का मिक्सचर होते हैं. अब उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी तो ये वाला जो मेथड था वो फेल हो गया. ठीक है, उसके बाद आया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉबर्नियर. डॉबर्नियर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं. मतलब सबसे पहले छोटे एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को, फिर उससे बड़े, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम उनको ट्रायड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब ट्रायड्स क्या होते हैं, ट्रायड्स से पता चल रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3. तो हर एक ग्रुप को, हर एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स होते थे और उनके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग होते थे. जैसे हमारे पास एक ट्रायड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. अब हम आज की पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये तीनों ही अल्कली मेटल्स हैं. ठीक है, इनका एटॉमिक मास है एक का 6.9, एक का 23 और एक का 39. अगर हम इन तीनों की एवरेज निकालेंगे ना, 6.9, 23 और 39 की, तो वो आएगी 22.95 की, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, 23 का. मतलब तीनों की एवरेज निकालनी, सॉरी, हमने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है. तो यहाँ पे हम लिखा भी हुआ है, इन ईच ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the average atomic mass of other 2 elements. मतलब जो ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जिसका सबसे कम मास एटॉमिक मास है और जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा. जैसे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और ये हमारे पास जो एवरेज आता है वो 22.95 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, 23. इसी तरह उन्होंने 2-3 ग्रुप्स और दिए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका दिया था. तो हम इसमें 40.1 और अगर 137.3 को भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 88.7 आता है, जो कि किसके आसपास है, 87.6 के आसपास है, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये कौन से हैं, ये हेलोजन्स हैं, तीनों ही हेलोजन्स हैं. ठीक है, हेलोजन्स हैं तो क्लोरीन का 35.5 है, ब्रोमीन का 79.9 है और आयोडीन का 126.9 है. इनका एटॉमिक मास है. अगर हम 35.5 को 126.9 के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे
तो 81.2 होएगा, जो किसके आसपास है, 79.9 के आसपास है, यानी 80 के आसपास है, जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। इस तरह उन्होंने कुछ एलिमेंट्स डिवाइड किए, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स को इस क्लासिफिकेशन में नहीं अरेंज कर पाए। मतलब कुछ एलिमेंट्स अरेंज हो रहे थे, बाकी एलिमेंट्स नहीं अरेंज हो रहे थे, तो इस मेथड को इतना सुटेबल नहीं माना गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट डॉर्बिनियर ट्रायड्स। सेकंड हमारे पास साइंटिस्ट आया था न्यूलैंड, उसने दिया था ऑक्टेव मॉडल। अभी ऑक्टेव्स, उन्होंने इसको ऑक्टेव्स क्यों कहा जाते हैं, जो न्यूलैंड था ना, वो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन भी था, मतलब उसको म्यूजिक का बहुत शौक था। तो उसने सोचा कि अगर हम म्यूजिक के जो सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा रे गा मा पा धा नी के बाद जो है सा रिपीट हो जाता है ना, तो न्यूलैंड बोलता है कि जिस तरह म्यूजिक के जो सुर हैं वो रिपीट होते हैं, उसी तरह जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो वो भी रिपीट होंगे। मतलब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है हाइड्रोजन, इसके बाद इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे सबको आगे आगे लगाना शुरू किया। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास जो एलिमेंट था वो था फ्लोरीन। उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ये तीनों ही सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तीनों के एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह उन्होंने LiNaK को किया। अभी ये तीनों भी अल्कली मेटल्स हैं। फिर उन्होंने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को किया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इस तरह हमारे पास जो भी मेटल्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती अरेंज हो रही थी इसी ऑक्टेव के मेथड के अकॉर्डिंगली। और ऑक्टेव में हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। लेकिन इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इस मॉडल में कुछ एलिमेंट्स जो इस मॉडल के आने के बाद डिस्कवर हुए, वो इस मॉडल में प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रहे थे, मतलब उनके लिए कहीं पे स्पेस नहीं थी। जैसे कुछ एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक वेट कम था गिवन एलिमेंट से, तो वो यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहे थे, जिस वजह से ये मॉडल जो है वो फेल हो गया। फिर कुछ एलिमेंट्स जैसे कि कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट और निकल जो है वो मेटल्स हैं, और जो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल्स हैं। तो पर ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, इस वजह से जो इनका ये क्लासिफिकेशन है ये प्रॉपर है, अप टू मार्क नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो some elements having different properties were placed in same rows like cobalt and nickel having different properties are placed along with fluorine, chlorine and bromine। जैसे मैंने आपको बताया कोबाल्ट और निकल मेटल्स हैं, अभी हम इसको पढ़ते हैं तो ये मेटल्स में आते हैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन पहले न्यूलैंड के टेबल में ये हेलोजेंस के साथ थे। अभी हेलोजेंस तो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जो है वो मेटल्स हैं, तो एक ही ग्रुप में इनका आने का क्या मतलब है, नहीं आना चाहिए ना इनको। इससे पता चलता है कि जो ये टेबल था ये प्रॉपर नहीं बना हुआ था। फिर आयरन की जो प्रॉपर्टीज है, हमारा आयरन कहाँ है, ये रहा, आयरन यहाँ पे पड़ा है और कोबाल्ट निकल यहाँ पे पड़ा है, जबकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिलती जुलती हैं। आयरन भी मेटल है, कोबाल्ट भी मेटल है, निकल भी मेटल है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। तो ये भी एक गलत चीज थी, जिस वजह से ये जो मॉडल है न्यूलैंड का ये हो गया हमारा फेल यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। मेंडलीव को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। फादर, ठीक है, फादर क्यों कहा जाता है, फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी हद तक मिलता जुलता है हमारे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। मतलब इन्होंने एक तरह का ब्लूप्रिंट दिया था हमें आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव का एक पीरियोडिक लॉ था जो कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की। मतलब एटॉमिक मासेस का रिपीट
जब हम एटॉमिक मासेस को रिपीट करते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे ना क्या किया था, उन्होंने एक टेबल बनाया था। उन्होंने पहले पता क्या किया, उन्होंने कार्ड्स ले लिए, जैसे हम पत्ते लेते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं, उस तरह के उन्होंने कार्ड्स ले लिए। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक रो में डालना शुरू कर दिया, जिनकी डिफरेंट थी उनको अलग रो में डालना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने सारी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर दिया। तो उन्होंने 8 ग्रुप बनाए। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये ग्रुप 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रुप्स बनाए। अभी 8 ग्रुप्स में भी इन्होंने हर एक ग्रुप में 2-2 और ग्रुप्स बनाए, ए बी, हर एक में ए बी ग्रुप बनाया। ठीक है, जो लास्ट था उसमें उन्होंने ए बी सी 3 ग्रुप्स बनाए थे, ए बी सी 3 ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, उन्होंने मेंडलीव ने 3-4 ग्रुप्स बनाए थे। उसके बाद उन्होंने हर एक ग्रुप में भी आगे 2 ग्रुपिंग्स की थी। 2 ग्रुपिंग्स करने के बाद उन्होंने सबसे पहले रखा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को उन्होंने किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स नहीं किया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। मतलब कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी मिलती थी और हेलोजन्स के साथ भी मिलती थी। उन्होंने उनको एक अलग ही एलिमेंट दे दिया। अगर हम आज का पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे, जैसे ये आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे भी जो ये हाइड्रोजन है ये एक डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद उन्होंने लिथियम लिया। लिथियम का एटॉमिक मास जो था वो हाइड्रोजन के बाद आता था। उस टाइम पे हीलियम जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, जो कि आज के पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो हीलियम है। उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरह उन्होंने सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया था। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बीच बीच में ना, ये देखिए ये पूरा बॉक्स छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये स्पेसेस उन एलिमेंट्स के लिए छोड़ी हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। इसीलिए मेंडलीव को फादर कहा जाता है, क्योंकि मेंडलीव को पता था कि अभी कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने वाले हैं और जो यहाँ पे प्लेस होंगी। तो उन्होंने पहले ही उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता दी थी, सब कुछ बता दिया था नाम की बजाय कि वो किस तरह का एलिमेंट होगा। उन्होंने जैसे इस ग्रुप में 2 एलिमेंट्स की कमी है, उन्होंने बोला था, इस एलिमेंट को उन्होंने नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब 1, इका एक लैटिन वर्ड है, इका सॉरी एक संस्कृत वर्ड है। इका का मतलब होता है 1, मतलब एल्यूमिनियम का एक प्लेस छोड़ के जो एलिमेंट है उसका। तो इका एल्यूमिनियम हुआ था, जो कि बाद में यहाँ पे एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो क्यों इसमें मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर के और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया था। उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले भी बनाए थे, जैसे कि उन्होंने सबके साथ जैसे Li+O2 करके LiO2, Li+H2 करके LiH, इस तरह उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की रिएक्शंस भी बताई थी। और उन्होंने उस बेसिस पे भी बताया था कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सिमिलर तरह ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स से रिएक्ट करते हैं। तो जो 6 हॉरिजॉन्टल रोज है, यानी कि ये 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, 6
इस तरह जो रोज है यानी कि जो इस तरह जाती हैं, इस तरह जाने वाली रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल को हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए बात। आजकल भी आज वाले में ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में भी हॉरिजॉन्टली जो ट्रेंड जाता है उसको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकली जाता है उसको ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, the groups 1 to 7 had subgroups called group A subgroup and B subgroup। जितने 1 to 7 ग्रुप्स थे हमारे पास या 1 to 8 ग्रुप्स थे, उसमें ए बी ग्रुप था। जो 8th ग्रुप था उसमें 3 रोज थे एलिमेंट्स के। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक सेम ग्रुप में किया जाता था। जैसे जो ग्रुप ए में थे सारे, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम, ये सारे ए ग्रुप में थे। ये जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है ये अलग ग्रुप में है, ये बी ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में भी सब ग्रुप्स थे। जो सब ग्रुप में एक ग्रुप है उनकी सेम थी, और सब ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप है उनकी भी सेम थी। ठीक है, मेरिट्स क्या थे इसके? जो एलिमेंट्स थे वो मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज पे थे। नो डाउट कि डॉबर्नियर और जो हमारा था न्यूलैंड था, उन्होंने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था, लेकिन उनका जो क्लासिफाई करने का सिस्टम था वो इतना इलेबोरेटेड नहीं था जितना मेंडलीव का था। कुछ स्पेसेस छोड़ी गई अकोमोडेट करने के लिए एलिमेंट्स को, कि कितने एलिमेंट्स इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, कितनी और एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसके लिए स्पेसेस छोड़ी गई, मतलब एक फ्यूचर प्रिडिक्शन दी गई। इसलिए भी ये अच्छा था, क्योंकि जैसे न्यूलैंड ने अपना टेबल दिया था उसके बाद और एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए जिनको डालने के लिए कहीं पे भी स्पेस नहीं थी, लेकिन ऐसा मेंडलीव में नहीं था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस थी ताकि जो भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो रहे हैं वो वहां पे पुट किए जा सके। इन्होंने प्रिडिक्ट कर दी थी प्रॉपर्टीज न्यू एलिमेंट्स की, जिसके कारण उनकी डिस्कवरी में काफी हेल्प हुई। और जो इनर्ट गैसेस थी यानी कि जो नॉवल गैसेस थी उसकी डिस्कवरी जो बाद में हुई उसको हम एक सेपरेट ग्रुप में डाल सकते थे विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल। तो ये सब इसके मेरिट्स थे। मतलब जो इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, हीलियम है, जैसे हमारे पास नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, हमारे पास नॉबल गैसेस होती हैं, उनको बाद में कहीं पे भी रखा जा सकता था। उसके बाद हमारे पास डिफेक्ट्स क्या आते हैं। सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, टेलुरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कोबाल्ट, कहाँ पे है, ये रहा। जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक वेट है 58.9, जबकि निकल का है 58.7। तो निकल को पहले होना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि निकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ मैच करती थी, और इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती थी, इसलिए मेंडलीव को इनको यहाँ पे रखना पड़ा। तो ये यहाँ पे अपने ही पीरियोडिक लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। वैसे टेलीरियम और आयोडीन में भी है, टेलीरियम का 128 है, आयोडीन का 127 है। तो यहाँ पे भी इसका जो पीरियोडिक लॉ है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, मतलब वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा। इसका एक डिमेरिट था। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और नॉन मेटल्स की भी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन वहीं पे आएगा, लेकिन हाइड्रोजन आजकल भी वहीं पे रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की अभी तक कोई भी पोजीशन क्लियर नहीं हुई है। आइसोटॉप की पोजीशन क्लियर नहीं थी। अभी आपने पढ़ा होगा, जैसे जो हाइड्रोजन होते हैं, या जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ पे एक 1H1 होते हैं, एक 1H2 होते हैं, एक 1H3 होते हैं।
अभी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तो इन तीनों को 3 पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पे सिर्फ प्रोटियम को ही पोजीशन मिली है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कोई पोजीशन नहीं मिली। इसी तरह फ्लोरीन के भी आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के तो बहुत है आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के भी तो C12 C14 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स हैं। तो इन्होंने आइसोटॉप्स के लिए कोई भी प्रॉपर पोजीशन क्लियर नहीं की। ठीक है, तो ये थे डिफेक्ट्स। उसके बाद आया हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोजली। वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से काफी इंस्पायर्ड था, लेकिन उसने कहा कि जो पीरियोडिक लॉ को उसने इस तरह चेंज किया कि जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक नंबर्स का। प्लीज नोट दिस पॉइंट, एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन है, ना कि एटॉमिक मासेस का। अभी एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मेनली उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे किसी भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और पॉजिटिव बन जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं। तो कितने प्रोटॉन्स हैं उसका पीरियोडिक फंक्शन है। तो उस बेसिस में उन्होंने इसको डिवाइड किया। उन्होंने यहाँ पे जैसे मेंडलीव ने 1A 2B 1B किया था, उसी तरह उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स बनाने के बजाय अलग अलग ग्रुप्स बना दे। तो इस तरह हमारे पास 18 ग्रुप्स हो गए, बजाय कि रोमन न्यूमेरिकल के उन्होंने सिंपल न्यूमेरिकल्स को यूज करते हुए 18 ग्रुप्स बनाए। और पीरियड्स हमारे पास बने कितने? 7 पीरियड्स बने। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन वैसे ही डिस्टॉर्टेड है, अभी तक नहीं पता कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे ये सारे मेटल्स हैं, ये रहे नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं अल्कली मेटल्स। ये फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स हैं, सेकेंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये बीच वाला सारा ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर में ये बना हुआ है ना ग्रुप, ये सारा ग्रुप ना, ये ऐसे ये सारे मेटलॉइड्स हैं। उसके साइड पे जितने हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, यहाँ तक ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये अल्कली मेटल्स हैं। मतलब है तो मेटल्स ही, तो मेटल्स में भी टाइप्स हैं कि थोड़े बेसिक मेटल्स हैं ये। नीचे हमारे पास एक लेंथेनाइट सीरीज हो जाती है और एक एक्टिनाइट सीरीज आ जाती है। अभी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को बाकी ग्रुप से क्यों अलग किया गया, ये आप हायर क्लासेस में यानी +1 +2 में पढ़ोगे, अगर आप साइंस करते हो तब। तो कि ये एक F ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और F ग्रुप क्या होते हैं, ये एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसके बारे में आप लेटर जब आप क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि इनको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो पूरे पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है। इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स के जो बीच में इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। ये इनको लेंथेनाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये था एक 57 एटॉमिक नंबर था लेंथेनम। लेंथेनम के बाद जो सीरीज आनी थी ना, वो ये वाली सीरीज थी, लेंथेनाइट सीरीज, इसलिए लेंथेनम के नाम पे इसको लेंथेनाइट बोला गया। और उसके नीचे है एक्टिनियम, एक्टिनियम के बेसिस पे इसको एक्टिनाइट सीरीज बोला गया। तो इस तरह 2 सीरीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, हम इसके बारे में अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन को देखिए एक डिफरेंट कलर दिया गया है प्रॉपरली, क्योंकि ये किसी के साथ मैच नहीं करता। उसके बाद ये पूरी सीरीज जैसे मैंने आपको बताया अल्कली मेटल्स की है। ब्लू वाली सीरीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है,
उसके बाद ये सारे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास ये पुअर मेटल्स हैं। पुअर मेटल्स मतलब जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन ये बहुत अच्छे मेटल्स नहीं है। इनको हम मेनली मेटलॉइड्स कहते हैं। ये जो हमारे पास ऑरेंज वाली सीरीज है, ये सारी हमारे पास नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस हैं। ये गैसियस फॉर्म में मिलती है हमें। और जो हमारे पास व्हाइट वाली सीरीज है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और जो ये यहाँ पे हमारे पास लेंथेनम की सीरीज है और एक्टिनियम वाली सीरीज है, ये हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्ली पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हम इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इसको 7 हॉरिजॉन्टल रोज में यानी कि पीरियड्स में और 8 वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी कि ये रहा हमारा, ये वाली साइड हमारी सारी ऐसे जो जा रही है वो है पीरियड्स, और इस तरह जो जा रही है वो है हमारे पास ग्रुप्स। ठीक है, आई मीन टू से जो पीरियड्स हैं हम इसको पीरियड सॉरी जो इस तरह जा रहा है वो हमारा पीरियड है, और जो इस तरह जा रहा है वो हमारा ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, इसके बाद ये फोर्थ हो गया, नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। और ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 18 ग्रुप्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स की प्रॉपर्टीज हम करते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेकंड को हम शॉर्ट कहते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास फिर भी 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड को भी हम शॉर्ट कहते हैं, फोर्थ को हम लॉन्ग कहते हैं, फिफ्थ को भी हम लॉन्ग कहते हैं, सिक्स्थ और सेवंथ को हम वेरी वेरी लॉन्ग कहते हैं क्योंकि उसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी कंप्राइज होती हैं, इसलिए उनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड में 8 होते हैं, दोनों को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ में 18 होते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिफ्थ में भी 18 होते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स में 32 होते हैं, उसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सेवंथ में अभी 28 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। जो ये हमारा 7th वाला ग्रुप है ना, इसमें और अभी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का तो हमने पढ़ ही लिया कि 14 एलिमेंट्स अलग से रखे हुए हैं, उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं। बस ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जो हैं वो 18 ग्रुप्स हैं जिसको कि 9 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हर एक 1 to 7 के ए और बी सब ग्रुप है, और ग्रुप 8 में 3 रोज है और 0 ग्रुप में ओनली 1 रो है। आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे 18 एलिमेंट्स में डिस्कवर किया गया है, उसमें ये रहा 1A 2A 3B 4B 5, ये 1A 2A कर दिया। उसके बाद ये रहा 3A 4A 5A 6A 7A। उसके बाद हम वापस आते हैं ट्रांजिशन सीरीज पे, तो ये रहा हमारा 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B एंड 8B। अभी जो ये ए एंड बी ग्रुप है ना, ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग इन्होंने नेम दिया हुआ है। वैसे जो हमने पढ़ना है वो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 18 तक नॉर्मल डिजिट्स में ही हम इनकी स्टडी करते हैं। तो जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जितने भी ग्रुप्स के आगे ए लगा हुआ है
वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जितने के आगे बी लगा हुआ है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड सीरीज अलग से हैं, उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी जो ग्रुप 1 और 2 है, जो ग्रुप 1 है इसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। अभी के लिए आपको इतना याद करना है, बाकी किसी भी ग्रुप्स के नाम याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये जो मेन है वो बता दिया आपको। अभी एक ग्रुप में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के पास सेम तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ग्रुप 1 में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और ग्रुप 3 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है। और एक पीरियड में सबके पास शेल्स के नंबर सेम होते हैं, और एक ग्रुप में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है, सो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। So thank you all. Have a very nice day.